संबंध है उसके बीच में प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रसावरी बापट जी को। आप निदेशक हैं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। धन्यवाद भैया जी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में सभा में उपस्थित आदरणीय श्री गिरीश चंद्र लाल जी, जो माननीय पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नेपाल से हैं, तथा सच्चिदानंद मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रबंधक, निदेशक, हिमालय। हमारे साथ हमारी सभा में उपस्थित सभी मान्यवर तथा हिंदी प्रेमियों को, हिंदी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं मेरा विषय रखना चाहती हूँ। शुरुआत भी आज मैंने की है सा माम पातु सरस्वती, क्योंकि जैसे कि अब दरिया जी ने कहा है कि सरस्वती संस्कृत और हिंदी के बीच का जो संबंध है वो समझना बहुत आवश्यक है। संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। वैसे तो भाषा ये एक अभिव्यक्ति का समृद्ध साधन होता है, और अगर संस्कृत से भारतीय भाषाओं का उद्भव है, अधिकतर भाषाओं का उद्भव है, तो इसका जो संबंध है, इसका जो बड़प्पन है, वो समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के विषय का आरंभ मैंने सा माम पातु सरस्वती इस शब्दों से किया है, जिसमें सरस्वती ये भाषा के लिए समानार्थी है। ब्राह्मी भारती भाषा, गिही, वाणी, सरस्वती, ये सारे भाषा के लिए समानार्थी शब्द है। तो आज भाषा दिवस है, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, तो भाषा के दिन प्रथम सरस्वती मतलब भाषा, वाणी को वंदन करना हमारा नियत कर्तव्य है। इसलिए मैंने आरंभ सा माम पातु सरस्वती से किया। जैसे मैंने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का एक समृद्ध साधन है, और संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि एक शब्द के लिए आपको कई सारे, मतलब एक आप ईश्वर शब्द लेते हैं तो कम से कम 100 आपको समानार्थी मिल ही जाते हैं। एक वृक्ष शब्द लेते हैं तो 13 समानार्थी मुझे अब तक मिले हैं, और जो सारे विज्ञान के अनुसार वो मॉर्फोलॉजी बताते हैं। ये उसकी एक विशेषता है कि वैज्ञानिक भाषा जब हम कहते हैं तो कोई भी शब्द उसके पीछे जो एक विज्ञान है, वो भाषा का विज्ञान है, जिसे आजकल लिंग्विस्टिक कहा जाता है, उस हिसाब से ही आता है। जैसे कि अभी मैंने वृक्ष का उल्लेख किया, तो वृक्ष का मतलब क्या होता है, तो संस्कृत भाषा तुरंत उसका अर्थ बताती है, पृथ्वा क्षाम तिष्ठति। पृथ्वी को, क्षाम मतलब पृथ्वी को ढक कर खड़ा रहने वाला जो है वो वृक्ष है। इस तरह से हर एक शब्द की इटिमोलॉजी संस्कृत में मिलती है, और बाकी भारतीय भाषाएं अगर संस्कृत से आई है तो स्वाभाविक है उनमें संस्कृत का वो गुण है। तो इसी कारण हम जब कहते हैं कि हमारी भाषाएं समृद्ध है, क्योंकि उनका उद्भव संस्कृत से हुआ है, यह इसका एक प्रमुख कारण है। भाषा की समृद्धि हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता का भी परिचय है। कितनी समृद्ध भाषा है। जैसे मैंने कहा कि एक ईश्वर के लिए 100 शब्द है। बाकी भाषाओं में अगर हम ढूंढे, बाहरी भाषाओं में ढूंढे तो शायद इतने नहीं मिलेंगे। इसलिए ये हमारा परिचय होता है, भाषा की समृद्धि, ये वैभव है हमारा, जो हमारी भाषाओं ने जतन किया है, और जतन करना हमारा नियत कर्तव्य है आगे चलकर। तो ये विविधता है। हिंदी आज विश्व की सबसे अधिकतर बोले जाने वाली भाषाओं में द्वितीय स्थान पर है। जब से संस्कृत का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा, तब से जो भाषा आगे उभर कर आई है वो हिंदी है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो भारत में अरुणाचल, सिक्किम, बिहार, झारखंड से सुदूर बलूचिस्तान तक इतने बड़े प्रांत में ये भाषा बोली जाती है। अर्थात ये हिंदी के रूप में न होकर हिंदी की बोलियों में, हिंदी की बोली भाषाओं में है। और इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं, तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, सिंध, पूर्व और पश्चिम पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे प्रांतों में हिंदी या हिंदी की बोली भाषाएं आती हैं। इसके अलावा अन्य प्रांतों में भी हिंदी बोली जाती है। अतः
लेकिन भारत के बाहर कई देशों में हिंदी बोली जाने के कारण आज वे द्वितीय स्थान पर है। भाषा तभी समृद्ध होती है जब उसमें साहित्य का निर्माण होता है। अगर हिंदी की बात हम करते हैं तो साहित्य किस तरह का, साहित्य को कहते हैं कि वो समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है। अगर ये है तो हिंदी साहित्य में, हिंदी में कितना साहित्य निर्माण हुआ है, तो कथा है, काव्य है, नाटक है, कादम्बरी है। इसके अलावा विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को, मतलब जब विज्ञान से जुड़े हुए विषय आते हैं तो नए शब्दों का निर्माण करना अत्यावश्यक हो जाता है। और हिंदी जैसी भाषा हर एक शब्द के लिए, मतलब नए जो शब्द आते हैं उसके लिए हम नए शब्द हिंदी में ढूंढते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और इसलिए भाषा की समृद्धता बढ़ती जाती है। अब हिंदी का जो प्रवास है, उसका जन्म है, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें तो पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। इस तरह से वो आगे चलती आई है। बहुत सारे शब्द संस्कृत के, पाली के हिंदी में पाए जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का गठन किया गया और इस समिति ने 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाने का निश्चय किया और तब से ये दिन हम मनाते हैं। आज के दिवस में हिंदी भाषा पर अगर हम बोल रहे हैं तो 2 महानुभावों का संस्मरण करना अत्यंत उचित है, न केवल उचित है, अत्यंत आवश्यक है। और वे हैं गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके आर्य समाज ने जो हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए जो योगदान दिया है और वो भी दक्षिण भारत में, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और दूसरी महनीय व्यक्ति है गांधी जी। 1918 में उन्होंने सबसे पहले यह निश्चय किया कि इसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए और उसके बाद 18 के बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजी आते हुए भी कभी भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया। वे जहाँ भी जाते हिंदी में ही भाषण करते और उसके बाद कांग्रेस के भी जो प्रस्ताव पहले जो अंग्रेजी में आते थे वो हिंदी में आना शुरू। तो एक भाषा के लिए किस तरह से प्रयास करना है उसका उदाहरण स्वामी दयानंद जी ने और गांधी जी ने हमें दिया है। आगे चलकर सांस्कृतिक दृष्टि से एक होने वाले इस भारतवर्ष में भाषाओं के लिए जो आजकल जो विवाद होता है वो पहले कभी नहीं था। इतिहास में अगर हम झांके तो ये तो उदाहरण तो मैंने गुजरात के दिए हैं जिन्होंने हिंदी का प्रचार दक्षिण भारत में करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो हमने देखा। अब इसमें संतों का योगदान कितना बड़ा है, मतलब बहुत, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि संस्कृत का प्रभाव थोड़ा कम होने के बाद हिंदी उभर आई है, तो कम से कम 1000 साल से हिंदी का प्रभाव है। और संतों ने भी अपने अपने तरफ से, मतलब विविध प्रांत के संतों ने अपने तरफ से हिंदी भाषा को समृद्ध करने का बहुत प्रयास किया है। उसमें संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र की हूँ मैं तो पहले उनके नाम ले लूँगी। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत रामदास जी का नाम प्रथम आता है। उसके बाद संत नानक देव जी ने भी हिंदी भाषा में प्रचुर साहित्य निर्माण किया है। इनके बाद असम के शंकर देव करके एक भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने भी हिंदी भाषा की ब्रज नाम की जो बोली भाषा है उसमें साहित्य निर्मित की। उनके सारे नाटक ब्रज भाषा में ही थे। अब ब्रज भाषा जो हिंदी की बोली भाषा है उसका उल्लेख अगर हम करते हैं तो मेरे प्यारे कविराज भूषण का उल्लेख किए बिना मैं आगे जा ही नहीं सकती। वैसे तो वे उत्तर प्रदेश कानपुर जिले के थे, आगरा में औरंगजेब के दरबार में काम करते थे, पर उब गए वहाँ का सारा माहौल देखकर, वहाँ का वातावरण देखकर। और उसी समय उनके कानों में महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज की कीर्ति आई। और ऐसी कहानी है कि औरंगजेब की स्तुति से जो जिह्वा दूषित हो गए, उसे शुद्ध करने के लिए मुझे अब महाराष्ट्र जाकर शिवाजी की स्तुति गानी है, ऐसे सोचकर वो वहाँ से चले। और महाराष्ट्र में आकर उस समय उन्होंने अलंकार शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा। कई सारे अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन उस ग्रंथ के लिए जो नायक चुना गया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है।
और उसकी भाषा अगर देखें आप, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी भाषा है। वो कहता है शिवाजी महाराज को देखकर, इंद्रजिमि जंभ पर बाणव अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राजा, पावन पर बाह पर संभ्रति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राजा, दावा पर दंड पर चीताम्बर झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे शिवराज है। तो इस तरह की एक पूरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने बहुत सुंदर महाकाव्य की रचना की है, शिवराज भूषण पर। आगे अगर हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के रामदास जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वो तो राष्ट्र संत थे, राष्ट्रीय प्रेरणा के पुरुष थे, और वो जो एक अग्नि ज्वाला उन्होंने प्रदीप्त की थी, उसका मतलब अध्यात्म के मार्ग से ही, लेकिन राष्ट्रभक्ति की ज्वाला उन्होंने जो महाराष्ट्र में प्रज्वलित की थी, उसे पूरे भारत भर ले जाने के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य में कई सारे छंदों का, गीतों का निर्माण किया है। आज भी कई सारे गीत गाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सांस्कृतिक दृष्टया भारत सारा एक था, भाषाओं के कारण भी उसमें कभी भेद नहीं था। दुर्भाग्य से हमारी सोच ही बदल गई, छोटी छोटी चीज़ों से हम बहस करते हैं और हमारे ही बीच में एक दरार खड़ी हो जाती है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जितनी ज़्यादा भाषाएं आए उतने हम अधिक उन्नत हो जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का अभ्यास करना, और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। एक ज़माना था कि संस्कृत में भी संगोष्ठी, मतलब आजकल जिसे हम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस नाम देते हैं, वैसे संगोष्ठी का आयोजन हमेशा प्राचीन काल से होता था। भारत के हर एक प्रांत में उनकी प्रांतीय भाषा थी, पर इतना होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कहाँ भी जाकर अपनी विद्वत्ता दिखाते थे, क्योंकि संस्कृत ये माध्यम था। तो पूरे भारतवर्ष की उस समय एक भाषा थी। इसी तरह हम लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए, अपनी प्रांतीय भाषा का सम्मान करते हुए, राष्ट्रभाषा का भी सम्मान उतना ही रखना चाहिए। और इस विचार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हिंदी दिवस का आयोजन सही मात्रा में हो रहा है, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद।